नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने पूछताछ की। करीब 1.5 घंटे ये पूछताछ चली। ये पूछताछ कोयला तस्करी के मामले में हुई, लेकिन पूछताछ से पहले एक अहम घटनाक्रम हुआ। सीएम ममता बनर्जी रुजिरा का घर पहुंची। सीबीआई के पहुंचने से पहले ममता अपने भतीजे के घर पहुंची और 10 मिनट तक वहां मौजूद रही। कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जब तमाम मीडिया वाले सीबीआई टीम का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सफेद रंग की कार से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने भतीजे के घर हाजिर थी। सुबह से सीबीआई की अपेक्षा में थे हम लोग और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सीबीआई के आने से पहले मैं कहूंगा हमारे कैमरा दादा को वो गाड़ी दिखाने के लिए, सफेद कलर की जो गाड़ी गेट के सामने गाड़ी खड़ी है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, वो गाड़ी ममता बनर्जी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल सुप्रीमो और अभिषेक बनर्जी की बुआ जो है ममता बनर्जी, वो अभी जस्ट कुछ ही देर पहले यहाँ पे वो आई है। हालांकि इसी रास्ते से वो करीबन दिन में बहुत सारे टाइम वो क्रॉस करती हैं, लेकिन ये अंदाजा था नहीं किसी को भी कि आज ममता बनर्जी जब यहाँ पे आएंगी इस घर पे, जहाँ पे रुजिरा नरूला के साथ सीबीआई पूछताछ करने वाली है। सीबीआई के लिए हम सब सुबह से हम सब यहाँ पे उनके अपेक्षा में थे, लेकिन सीबीआई नहीं आई अभी तक। जो हमको पता चला है कि सीबीआई रास्ते पे सीबीआई आने वाली है और सीबीआई से आने के पहले ही ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बुआ जी वो आ गई यहाँ पर। ममता बनर्जी करीब 10 मिनट वहाँ रुकी। जब वो निकली तो उनके साथ अभिषेक बनर्जी की बेटी भी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की बेटी का हाथ थामे बाहर निकल रही है। ये अजीब इत्तेफाक रहा। ममता बनर्जी जैसे ही बाहर निकली, थोड़ी ही देर बाद सीबीआई की 2 गाड़ी अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर पहुंच गई। ऐसा लगा मानो सीबीआई की टीम को ममता के जाने का इंतजार हो। सीबीआई की गाड़ियां आ चुकी है, 2 सीबीआई की गाड़ी यहाँ पे आपके विजुअल हम जो दिखा रहे हैं, लाइव विजुअल, 2 गाड़ी सीबीआई की गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है। हम देख सकते हैं 2 गाड़ियां ममता बनर्जी के रवाना होने के करीबन 5 मिनट के अंदर ही ये 2 गाड़ियां आई है। अभी जो मैं बार बार कह रहा था, अगर ये 5 मिनट पहले आती तो ये पूरा दृश्य जो होता वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता कि एक ही घर पे ममता बनर्जी और सीबीआई के अधिकारियां एक साथ हो सकती थी, लेकिन ये हुआ नहीं। अभिषेक बनर्जी ममता के सबसे करीबी हैं। तमाम आरोपों और पार्टी में भगदड़ के बावजूद अभिषेक बनर्जी के प्रति ममता का भरोसा कम नहीं हुआ है। ये तस्वीर अभिषेक पर ममता के विश्वास की एक बार फिर गवाही दे रही है। आज जब यहाँ पर ये चल रहा है, उसमें ममता बनर्जी का अचानक यहाँ पर आकर पहुंच जाना, यहाँ पर एक दूसरा आयोजन चल रहा था जिसके लिए ममता बनर्जी निकली थी और किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आएंगी, यहाँ पर रुकेंगी और अचानक घर के भीतर दाखिल होके उनसे मुलाकात करेंगी और कुछ देर बाद उनकी बेटी के साथ वो बाहर टहलते हुए निकलती है। यानी कि वो सीधे तौर पर ये दिखाने का प्रयास उनकी तरफ से ये हो जाता है कि वो इस संकट के समय में उनके साथ खड़ी हुई है। जब कोई शख्स आरोपों से घिरा हो तो आमतौर पर संवैधानिक ओहदे पर बैठा व्यक्ति उससे दूरी बना लेता है, लेकिन रुजिरा से सीबीआई पूछताछ से पहले ममता का यहाँ आना साफ कर गया कि उन्हें अपने भतीजे और परिवार पर कितना भरोसा है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। रुजिरा के लिए मुसीबत दोहरी है। एक तरफ कोयला तस्करी केस में सीबीआई कुंडली खोलकर बैठी है, तो दूसरी तरफ नागरिकता के पुराने मामले की फाइल भी खुल गई है। रुजिरा बनर्जी, रिश्ता अभिषेक की पत्नी, पहचान ममता की बहू। लेकिन रुजिरा के साथ अब एक और पहचान जुड़ गई है। कोयला तस्करी केस में मुख्य आरोपी। जी हाँ, ममता बनर्जी की बहू रुचिरा जिस तूफान से घिरी है वो कोयला खदानों से निकला है। ये मामला है पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई का। पिछले साल से सीबीआई इसकी छानबीन कर रही है। कोयला तस्करी के सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है।
ये आरोप है कि अनूप के कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए हैं, जो बैंक अकाउंट विदेश में है। इसके बाद सीबीआई के फंदे में फंसी है रुजिरा। सच्चाई तो जांच करने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर वसूली सिंडिकेट का आरोप पुराना है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। कोयला घोटाले में कल सीबीआई रुजिरा की बहन मेनका से करीब 3 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रुजिरा के सामने ये अकेली मुश्किल नहीं है। कोयला तस्करी के साथ साथ ममता की बहू की एक और फाइल खुल गई है। ये फाइल है नागरिकता संबंधी विवाद की। इसके लिए उन्हें नोटिस भेजे जा चुके हैं। आरोप है रुजिरा थाईलैंड की नागरिक है। इसके बावजूद उन्होंने 2009 में पैन कार्ड हासिल कर लिया। बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने 2010 में उन्हें PIO कार्ड दिया था। पैन कार्ड के मामले में गृह मंत्रालय ने 2019 में नोटिस जारी किया था। रुजिरा के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का मामला कोर्ट में है। 2 दस्तावेजों में रुजिरा के पिता के 2 अलग अलग नाम दर्ज हैं। IPO कार्ड में पिता का नाम निफॉन नरूला है, जबकि विवाद प्रमाण पत्र में पिता का नाम गुरशरण आहूजा है। लेकिन इतने कानूनी चक्कर होने के बावजूद पति अभिषेक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को साजिशन फंसाया जा रहा है। এখন আমার সাথে না লড়াই করে আমার বউকে টার্গেট করেছে। কি বলছে? বলছে আমার বউয়ের নাকি এখানে অ্যাকাউন্ট আছে, সেখানে অ্যাকাউন্ট আছে। ভাই, আমার বউয়ের কলকাতা ছাড়া কোথাও অ্যাকাউন্ট নেই। আর আমি তো তথ্য পরিসংখ্যান সামনে রেখে দিয়েছি। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान के केंद्र में है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ना हो या फिर ममता राज में भ्रष्टाचार के आरोप हो, सभी के पीछे एक ही नाम गूंज रहा है, यानी अभिषेक बनर्जी का। तो क्या अभिषेक बनर्जी पर आने वाले दिनों में शिकंजे की आंच ममता बनर्जी तक पहुंच सकती है? कोलकाता से सूर्याग्नि, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। आज एक और पूछताछ होनी थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी की कोकीन बरामदगी केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह से आज कोलकाता पुलिस पूछताछ करने वाली थी, लेकिन दिल्ली में पार्टी कार्यक्रम में जाने की बात कहकर राकेश आज हाजिर नहीं हुए। এবং রাকেশ সিং এই কেসে ইকুয়ালি জড়িত, দুজনকে আমি দোষী মানি। সিআইডি তদন্ত চাই, সিআইডি তদন্ত চাই, বা ডিডি ইনকোয়ারি করো। এই ছেলেটা এই কেসে ঘটে ছিল, সেই ছেলেটাকে রাকেশ সিং পাঠিয়েছিল, অনেক সূত্র থেকে খবর ছিল। कोकेन रखने के मामले में गिरफ्तार भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी चीख चीख कर ले रही हैं अपनी ही पार्टी के राकेश सिंह का नाम। वो चीख चीख कर कह रही है कि राकेश सिंह ने निजी खुन्नस में उन्हें फंसाया है। वो सरेआम कह रही हैं कि जिस कोकेन के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो राकेश सिंह ने ही प्लांट करवाया था। पूरा मामला क्या है, राकेश सिंह कौन है, पामेला कौन है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि इस केस में राकेश सिंह को आज कोलकाता पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन राकेश सिंह खुद तो नहीं आए। भेज दिया ये ईमेल कि 26 फरवरी के बाद ही उनका आना हो पाएगा। राकेश ने ईमेल में लिखा है, 23 फरवरी को 3 बजे मेरा दिल्ली जाने का कार्यक्रम पहले से तय है। मुझे 24 और 25 फरवरी को पार्टी की बैठकों में शामिल होना है। संभवतः मैं 26 फरवरी को कोलकाता लौटूंगा। 26 फरवरी के बाद आप कोई भी दिन और वक्त तय करते हैं, मैं पूरी तरह आपका सहयोग करूंगा।
इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी राकेश सिंह को पुलिस के पास जाने का वक्त नहीं मिल रहा, जबकि आरोप लगने के बाद वो पुलिस के कहने पर फौरन हाजिर होने का दावा कर रहे थे। कभी भी जरूरत लगेगा, कभी भी लगे कलकत्ता पुलिस को बुलाने का, तो हम जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। मॉडलिंग, एयर होस्टेस, बांग्ला टीवी के रास्ते 2019 में बीजेपी में आने वाली पामेला को कोलकाता पुलिस ने उसके एक साथी प्रबीर कुमार डे के साथ 100 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक पामेला और प्रबीर काफी समय से ड्रग्स तस्करी में लिप्त थे। हालांकि पुलिस हिरासत में पामेला को जब भी मीडिया के सामने आने का मौका मिला तो उन्होंने राकेश सिंह पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया। तो অমিত শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নিউ আলিপুর ওসি এবং রাকেশ সিং এই কেসে ইকুয়ালি জড়িত। দুজনকে আমি দোষী মানি, কারণ কেউ পয়সা দিয়ে কাজ করিয়েছে, ফাঁসিয়েছে, পয়সা দিয়ে ফাঁসিয়েছে, কেউ পয়সা নিয়ে ফাঁসিয়েছে। पामेला का आरोप है कि राकेश सिंह ने अपना आदमी भेजकर उसकी गाड़ी में कोकेन प्लांट करवाया। पामेला के मुताबिक उसने 5 दिन पहले ही एक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था। लंबे समय से उसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। उसने न्यू अलीपुर थाने के प्रभारी पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। पामेला ने इस मामले में राकेश सिंह को गिरफ्तार करने और सीआईडी की जांच की मांग की है। এটা পুরোপুরি পার্সোনাল কাজের জন্য করেছে। অমিত শঙ্কর মুখোপাধ্যায় সেও এর সাথে জড়িত আছে। আমি সিআইডি তদন্ত চাই, সিআইডি তদন্ত চাই বা ডিডি ইনকোয়ারি করুক। पामेला के मुताबिक राकेश सिंह पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी है। पूरे आरोपों पर राकेश सिंह का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन आरोप प्रमाण करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों लगाया है, हमसे बेहतर वो बताएंगी। मेरा सफाई में इतना ही कहना है कि ये निराधार आरोप है और एक बदनाम करने का साजिश है। इस मामले में राकेश सिंह कोलकाता पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राकेश के मुताबिक कोलकाता पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है ताकि वो उनका नाम ले। गिरफ्तारी के बाद पामेला चुप थी, लेकिन पुलिस हिरासत में 8 घंटे रहने के बाद उसने उनका नाम लेना शुरू कर दिया। क्या पुलिस ने उससे ये कहलवाया? सवाल और भी है कि आखिरकार एक बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ साजिश क्यों रचेगा? पामेला ने आपसी रंजिश की बात कही है। वो आपसी रंजिश क्या थी, यानी इस कहानी की परतें अभी और खुलेंगी। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में सियासत की बिसात पर बीजेपी और टीएमसी के बीच चाल शुरू हो चुकी है। बीजेपी की पूरी रणनीति ममता और उनके भतीजे अभिषेक को घेरने की है। आज बंगाल की राजनीति के बड़े बड़े सियासी किरदार गायब हैं। लेफ्ट और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुर्खियों के इंतजार में हैं। आज बंगाल की सियासत में सबसे बड़े कैरेक्टर के तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उभरे हैं। इसे आप सिक्के के 2 पहलू की तरह समझ सकते हैं। पहला पहलू बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे का है, जो पार्टी में अगली पीढ़ी के नेता हैं, या यूं समझिए कि ममता बनर्जी के वारिस हैं। तो दूसरा पहलू है महज 33 साल के अभिषेक बनर्जी का सियासी रसूख पार्टी के अंदर बगावत की वजह बना। तो वंशवाद के नाम पर ममता को घेरने के लिए बीजेपी इसी नाम का इस्तेमाल करती है। अगर बीजेपी की चुनावी मशीनरी बंगाल में फुल एक्टिव है, तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी फ्रंट फुट पर हैं। जबकि रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे। अगर ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताकर लड़ा जा रहा है, तो बीजेपी के हर सियासी वार के पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक हैं। जुबान पर नाम कटमनी कल्चर का है, लेकिन इशारा सीधे बुआ और भतीजे पर है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा।
बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल चुनाव की पूरी लड़ाई पर्सनल अटैक तक पहुंच गई है। 18 फरवरी को जब अमित शाह बंगाल दौरे पर थे तो निशाना अभिषेक बनर्जी थे। बीजेपी ने हमला किया तो ममता ने पलटवार किया। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। बीजेपी सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर हमला नहीं बोल रही, अब ममता के पूरे परिवार पर आरोपों के बाण दागे जा रहे हैं। कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को पूछताछ का नोटिस भेजा गया तो बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने तो ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी रुजिरा पर थाईलैंड की नागरिक होते हुए एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप लगा दिया। अभिषेक बनर्जी का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जन्म लग्न से थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी अपने एफिडेविट में उनकी मैडम ने जो कंपनियों में मालिक हैं, लिप्स एंड बाउंड, इस तरह के बहुत सारी कंपनियों में, वहां उन्होंने कहा कि वो इंडियन सिटीजन है। मेरा प्रश्न यही है कि भाई अभिषेक बनर्जी सही बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी सही बोल रही है? बीजेपी के इस आरोप पर अभिषेक बनर्जी ने सीधा जवाब दिया। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। ফ্রম দ্য লাস্ট 34 ইয়ার্স शी इज होल्डिंग थाई पासपोर्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की घेरेबंदी पूरी है। इस बार घेरा उनकी पत्नी रुजिरा नरूला की वजह से है। पहला आरोप सोने की तस्करी, दूसरा आरोप कोयला घोटाला, तीसरा आरोप नागरिकता पर झूठ। आखिर क्या है रुजिरा की नागरिकता का विवाद, आप कुछ पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, बैंकॉक में जन्मी रुजिरा के पास थाई पासपोर्ट है। पॉइंट नंबर 2, रुजिरा ने कई दस्तावेज में खुद को भारतीय नागरिक बताया। पॉइंट नंबर 3, सोने की तस्करी के आरोप के बाद सामने आया नागरिकता विवाद। पॉइंट नंबर 4, गृह मंत्रालय ने 2019 में पैन कार्ड पर नागरिकता छिपाने का नोटिस भेजा। पॉइंट नंबर 5, नोटिस में रुजिरा के पिता के नाम में अंतर का भी जिक्र था। पॉइंट नंबर 6, थाई नागरिक रुजिरा को भारतीय दूतावास ने पीआईओ कार्ड जारी किया। पॉइंट नंबर 7, रुजिरा ने पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदलने का आवेदन दिया। पॉइंट नंबर 8, रुजिरा ने आवेदन में अभिषेक बनर्जी के साथ शादी का सर्टिफिकेट दिया था। पॉइंट नंबर 9, रुजिरा ने 2013 में अपने पिता का नाम दुर्शरण सिंह आहूजा बताया। पॉइंट नंबर 10, रुजिरा ने अपने पिता का एड्रेस राजौरी गार्डन दिल्ली बताया था। जाहिर है अब एक और कानूनी फंदे में रुजिरा फंस सकती है। ये फंदा अपनी नागरिकता और अपनी पर्सनल डिटेल छिपाने का है। ममता की घेरेबंदी के लिए बीजेपी को अब अभिषेक बनर्जी के साथ साथ उनकी पत्नी का मुद्दा मिल गया है। अब बीजेपी बंगाल में असल परिवर्तन की राह देख रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान। ममता बनर्जी एक जुझारू राजनेता हैं। बंगाल की सियासत में कांटे भरे रास्तों पर चलकर ममता ने मुकाम ये हासिल किया, लेकिन अभिषेक बनर्जी को सियासत विरासत में मिली। आज टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक की ही चलती है।
तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी, जिसको बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती दे रही है, लेकिन बीजेपी की चुनौती को चित्त करने की जिम्मेदारी पार्टी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी के हाथों में है। ये अभिषेक बनर्जी का दिमाग है कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर टीएमसी के चुनाव प्रचार की रूपरेखा खींच रहे हैं। 2011 से बंगाल के सत्ता प्रतिष्ठान में स्थापित ममता बनर्जी के लिए भतीजे अभिषेक के मायने क्या हैं? अभिषेक के ऊपर लग रहे आरोपों पर ममता बनर्जी ने आज तक के मंच पर बड़ा बयान दिया था। अगर आएगा तो क्या है, नरेंद्र मोदी का परिवार को, हर आदमी को देखो तो किधर किधर में है, हम डेटा दे दो, हम देता नहीं है कि हम जेंटल है इसके लिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो दे देगा। तो क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया? एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अगर इंडस्ट्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? बंगाल के सियासी गलियारे में ये बात साफ है कि टीएमसी में अभिषेक के इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। नेताओं के टिकट से लेकर पार्टी में पद तक सब कुछ अभिषेक बनर्जी डिसाइड करते हैं। एक वक्त था जब 2011 में ऐतिहासिक जीत के बाद अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई और धीरे धीरे पूरी पार्टी की कमान संभाली। 2017 में मुकुल रॉय तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जो कई वर्षों तक पार्टी में नंबर 2 रहे। वजह बना पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक का दखल। एक के बाद एक कई सीनियर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और उसके पीछे भी ममता के भतीजे की कार्यशैली को जोड़कर देखा जाता है। भले ही अभिषेक बनर्जी पार्टी के अंदर से लेकर पार्टी के बाहर तक टारगेट पर रहते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि वो लोकप्रिय युवा नेता हैं। डायमंड हार्बर से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। कम उम्र में राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी बन गए। अभिषेक भी बंगाल के फायर ब्रांड नेताओं में से एक है, जो ममता बनर्जी की तरह सियासी विरोधियों पर जमकर बरसते हैं। আমি তো বলেছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। যারা ইডি সিবিআই এর ভয়ে বিজেপিতে যাচ্ছে আর আমাকেও চমকাচ্ছ ইডি সিবিআই দিয়ে যে বিজেপিতে যাবে, আমার গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরোবে, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। बीजेपी भी ममता बनर्जी के भतीजे के सियासी कद को जानती है। बंगाल में ममता के बाद सबसे ज्यादा रैलियों की डिमांड इन दिनों अभिषेक बनर्जी की है। यही वजह है कि बीजेपी ममता के साथ साथ अभिषेक बनर्जी पर भी हमलावर है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। बात महाराष्ट्र की उस शाही शादी की जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। दोबारा तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र फिर से लॉकडाउन के मुहाने तक पहुंच गया, लेकिन इस पार्टी में मौजूद पूर्व सीएम, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना सांसद और विधायकों जैसे वीवीआईपी मेहमानों ने भी कोरोना प्रोटोकॉल्स की परवाह नहीं की। देवेंद्र फडणवीस, पूर्व सीएम महाराष्ट्र। अरविंद सावंत, सांसद शिवसेना। शाही शादी, 700 से ज्यादा मेहमान। लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सुन नहीं सकते मुख्यमंत्री जी, लेकिन लोग आपको सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। आम लोगों की क्या कहें जब माननीयों ने ही महामारी की फिक्र छोड़ दी है। पुणे में हुई इस शाही शादी के वीडियो का एक एक फ्रेम
गवाह है कि दोबारा विकराल होते कोरोना संक्रमण के लिए ऐसी ही लापरवाही जिम्मेदार है। लेकिन आम आदमी को डंडा दिखाने वाली महाराष्ट्र पुलिस माननीयों को कोरोना फैलने की छूट दे सकती है। ये शादी थी बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की। जाहिर है मेहमान वीवीआईपी होने ही थे। वीडियो में सिर्फ फडणवीस और अरविंद सावंत दिख रहे हैं, लेकिन शरद पवार, रामदास अठावले और संजय राउत जैसे दिग्गज भी इसमें शामिल हुए। यही वजह रही कि पुलिस ने इस शादी में कोरोना नियमों की पूरी धज्जियां उड़ने के बावजूद केस दर्ज करने के लिए तब तक इंतजार किया जब तक ये खबर मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी। महाराष्ट्र में शादी समारोह में 200 मेहमानों का नियम है। पार्टी में 700 से ज्यादा मेहमान थे। सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी है, लेकिन यहाँ इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर किसी ने मास्क नहीं पहना था। इतनी भीड़ के आगे 2 गज की दूरी का नियम भी धरा का धरा रह गया। पूर्व सांसद धनंजय महादिक, मैरिज हॉल के मालिक, मैनेजर दोनों पर केस दर्ज किया गया है। विडंबना देखिए, जिस दिन ये पार्टी हुई ठीक उसी दिन सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को दोबारा लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे थे। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। रविवार को हुई महाराष्ट्र की एक और शाही शादी की तस्वीर देखिए। नासिक के विधायक की शादी में एनसीपी चीफ शरद पवार, मंत्री छगन भुजबल और जयंत पाटिल भी शामिल हुए। समारोह के बाद छगन भुजबल ने कोरोना समीक्षा बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले दिन यानी सोमवार को वो खुद कोरोना पॉजिटिव निकले। अब शरद पवार, जयंत पाटिल और नासिक के पूरे प्रशासनिक अमले के सामने संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। बीते 1 साल में ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि कोरोना के मामले में जैसे ही सावधानी हटेगी, दुर्घटना हर हाल में घटेगी। इसके बावजूद जब नेता ही मानने को तैयार नहीं, तो जनता से क्या उम्मीद की जाए। पुणे से पंकज खेलकर और नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। आम लोगों के साथ बड़े लोगों की लापरवाही महाराष्ट्र को लॉकडाउन की तरफ धकेल रही है। आलम यह है कि अमरावती जैसे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ा, मुंबई में बीएमसी को मार्शल्स तैनात करने पड़े, बगैर कोविड टेस्ट के कर्नाटक में महाराष्ट्र से आने वालों की एंट्री नहीं हो रही। प्रवासी को सूचना, जो अमरावती और नागपुर से आए हुए हैं उन्होंने जिलाधिकारी इनके आदेश के अनुसार कोरोना जांच करनी चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना काल वाला वो मंजर दिखने लगा है जिसे देश पीछे छोड़ चुका था। बाहर से आए यात्रियों से कोरोना जांच कराने की अपील की जा रही है। हर बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन लोगों की मजबूरी देखिए। कोरोना के खौफ के बावजूद बस स्टैंड पर मुसाफिरों की भीड़ इकट्ठा है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बगैर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के कर्नाटक ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। कोल्हापुर जिले में पुणे बेंगलुरु हाईवे से जो लोग कोगनोली नाका से कर्नाटक में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए ये फरमान परेशान करने वाला है। मदर का डेथ में अभी वापस आ रहा है, बेंगलोर जा रहा है। अभी क्या है, इसका ऐसा रूल बना दिया, 10 मिनट पहले एक रूल लेके आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। क्या है, कितना परेशानी है। हम लोग कोविड टेस्ट करने कहाँ जाएगा अभी? लोगों को हरासमेंट करने का एक तरीका है और क्या। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? इसके पीछे की वजह है ये तस्वीरें। कोरोना केस कम होने से अति आत्मविश्वास में लोगों ने मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन करना छोड़ दिया। अब स्थिति ये है कि पुलिस इन्हें इस तरह बता रही है। कोरोना की भारी विनाश लीला देख चुके पुणे जैसे शहरों में भी लापरवाही आम हो चुकी है। आज तक के कैमरे में बड़ी तादाद में लोग बगैर मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। पूछने पर हर किसी के पास कुछ न कुछ बहाना था। आपने मास्क नहीं पहना, क्या क्या कहेंगे बताइए ना, कि मास्क पहनना जरूरी है या नहीं? हम एक्चुअली बाहर से बाहर आए इसलिए रह गया, इधर ही हमारा घर।
ये बताइए कि जिस प्रकार से सरकार ने आदेश जारी किए है कि मास्क पहनना चाहिए, तो फिर आप इतनी सीरियस क्यों नहीं? अरे सॉरी, तो मास्क पहनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लोग अभी भी थोड़े केयरलेस है। ये और बात है कि इनकी लापरवाही की सजा भी आम लोगों को ही भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी, रोज कमाने वालों का रोजगार छिन जाएगा, कारोबार ठप पड़ जाएगा, सारी आर्थिक गतिविधियां रुकने से सरकार की आय घट जाएगी। कुल मिलाकर सब प्रभावित होंगे। महाराष्ट्र की तरह मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मास्क न पहनने वालों को पकड़ा जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मुंबई के लिए अगले 10 से 12 दिन बहुत अहम है। मुंबई में जो केसेस आ रहे हैं, अभी 14 फरवरी को हमारे पास 530 केसेस थे, कल हमारे पास 940 केसेस आ गए थे। आज चाहे केसेस थोड़े कम हुए हैं, 750 केसेस आए हैं, परंतु हमें अगले 10 से 12 दिन देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है, कितने केसेस बढ़ते हैं। एक 10 से 12 दिन तक ये ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगी और उसके बाद हमें पूरा सही मालूम चल जाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन का मतलब देश को बड़ा आर्थिक नुकसान है। ऐसे में रास्ता सिर्फ कोरोना से बचाव है, जिससे निपटने के लिए जनता और नेता दोनों को आगे आना होगा, मास्क पहनना होगा। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और बढ़ते हैं आगे, गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों की बात, जिसमें बीजेपी जबरदस्त जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के रुझानों में बीजेपी सभी 6 नगर निगमों में आगे चल रही है। वहीं पहली बार सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी भी खाता खोलने में कामयाब रही। इस बीच बीजेपी ने नगर निगम चुनावों में जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी दफ्तर में आज शाम 7 बजे विजय सभा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल शामिल हो सकते हैं, लेकिन जश्न की तस्वीरें भी देखिए। हालांकि आम आदमी पार्टी का खाता भी यहां पर खुला है। आइए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सूरत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ वक्तानिया वहां पर मौजूद है। सौरभ, जश्न की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप तो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। आम आदमी पार्टी का खाता भी खुला है, लेकिन ओवरऑल निकाय चुनावों को लेकर किस तरह का इंप्रेशन मिल रहा है और जश्न को लेकर क्या खबरें हैं? जी देखिए, जिस तरीके से जो चुनाव के नतीजे फिलहाल रुझान जो सामने आ रहे हैं, बीजेपी पूरी तरीके से सभी कॉर्पोरेशन पर आगे नजर आ रही है और उनका जीतना तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात मीनाक्षी अगर जो हम करें तो सूरत की, क्योंकि सूरत बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 5 टर्म से मतलब 25 साल से बीजेपी को यहाँ पर कोई हरा नहीं सका है। इस साल भी बीजेपी आगे है, लेकिन जिस पार्टी का यहाँ पर नामो निशान नहीं था पिछले 2 महीने पहले, अब यहाँ पर 21 सीटों पर आगे चल रही है और वो है आम आदमी पार्टी। आपको मैं बता दूं कि 13 सीटें ऑलरेडी आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत चुकी है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। बीजेपी की तो अगर जो बात करें तो 51 सीट पर बीजेपी आगे है और 61 सीट का जो है वो जादुई आंकड़ा है। मैं पीछे आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये जो काउंटिंग सेंटर है, जो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाहर का यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, भीड़ यहाँ पर साफ आपको नजर आएगी। कोरोना के सारे गाइडलाइंस को जो है फ्लॉट करते हुए देखिए, किसी ने मास्क तक नहीं पहना है, लेकिन ये जश्न की तस्वीर है बीजेपी के कार्यकर्ता। तस्वीरें हमें सूरत से लगातार दिखा रहे हैं। सौरभ वक्तानिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सूरत डायमंड सिटी और बीजेपी की चमक वहां पर बरकरार, लेकिन खुश होने का मौका आम आदमी पार्टी के लिए भी सूरत में मौजूद है। पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें तो कमाई कर रही हैं, लेकिन आम जनता का दम निकल रहा है। देश में कई जगह पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई हैं। कुछ राज्यों ने अपने टैक्स भी घटाए हैं। उधर भारत नेपाल सीमा पर डीजल और पेट्रोल की तस्करी शुरू हो गई है, क्योंकि नेपाल में तेल भारत से सस्ता है। एक लीटर पेट्रोल की कीमत किसी रमेश बाबू से पूछने की जरूरत नहीं है, बस मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता से पूछ लीजिए। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल
104 रुपए प्रति लीटर और सामान्य पेट्रोल 101 रुपए 22 पैसे लीटर मिल रहा है। हनुमानगढ़ में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 103 रुपए 36 पैसे तो सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नगरबंद सतना और रीवा जैसे शहरों में सामान्य पेट्रोल हो या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, सबकी कीमतें सैकड़ा मार चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा केंद्र सरकार पहले की सरकारों पर फोड़ रही है। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ जो भी डिसाइड होता है ये हमारे हाथ से बाहर है और इसीलिए हमको जो भी है हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं कल कम भी हो सकते हैं। ऐसा ये चलता रहता है और इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे उतार चढ़ाव अप डाउन होता रहता है और इसलिए अपने नियंत्रण से बाहर रहता है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों को आम जनता पर रहम आया तो वहां कीमतों में थोड़ी बहुत कमी की गई। मेघालय में आम जनता को सबसे ज्यादा राहत देते हुए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर 7 रुपए 40 पैसे की कमी की है। असम सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले 5 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त टैक्स को हटा लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने डीजल और पेट्रोल में 1 रुपए का वैट कम कर दिया है, जबकि राजस्थान सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट 38% से घटाकर 36% कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तो नौबत डीजल पेट्रोल की तस्करी तक आ गई है। बॉर्डर के पास हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पर करीब सन्नाटा है। लोग नेपाल से गैलनों में भरकर पेट्रोल डीजल ला रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में डीजल 81 रुपए 62 पैसे और पेट्रोल 89 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सीमा पार नेपाल में डीजल 59 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 70 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बगल में नेपाल है, वहाँ पे सस्ता पेट्रोल मिलता है, वहीं जा रहे हैं लेने। यहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है पेट्रोल की। यहाँ बॉर्डर पे लोग रोकेंगे नहीं सुरक्षा एजेंसियों के जो लोग? नहीं रोकते, साइड से चले जाते हैं हम लोग। यही वजह है कि ट्रक वाले सिर्फ नेपाल पहुंचने भर का डीजल रख रहे हैं, वापसी में टैंक फुल हो जा रहा है। राजस्थान के रहने वाले हैं, मार्बल लेके यहाँ नेपाल आते हैं और डीजल भी यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, तो कितना फर्क पड़ता है? राजस्थान में हमें 30 रुपए का अंतर आता है। तो अपना उतना ही डीजल भराते हो, उसके बाद नेपाल में भरा लेते हो? हाँ, पूरा डीजल नेपाल में भरा के लाते हैं। बिहार के रक्सौल बीरगंज सीमा पर भी यही हाल है। रक्सौल के पेट्रोल पंपों पर वीरानी छाई है, जबकि नेपाल के पेट्रोल पंप चांदी काट रहे हैं। नेपाल में रक्सौल की तुलना में डीजल 22 रुपए 27 पैसे तो पेट्रोल 26 रुपए 21 पैसे सस्ता है, जबकि यूपी की तुलना में नेपाल में डीजल 21 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 18 रुपए 67 पैसे सस्ता है। हालांकि प्रशासन सीमा पर डीजल पेट्रोल की तस्करी रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि भारतीय सीमा से लोग नेपाल जाकर टैंक फुल करवा रहे हैं, गैलनों में तेल ला रहे हैं। रक्सौल से गणेश शंकर के साथ अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, आज तक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम नौकरी पाने के लिए लाचार हैं। ऐसा हाल देश की राजधानी से सटे हरियाणा के नौजवान का भी है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। पीएन की नौकरी 8वीं बेस मांग रखा है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आए हुए, यहाँ पे एमए कर रखी है, दोनों एमएससी कर रखी है, वो भी आए हुए। यहाँ पे कंपटीशन ही बढ़ा रहे हैं। 13 पोस्टों में आप देख लो कितनी बेरोजगारी का आलम छा रहा, मतलब की मांगी 8वीं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने बड़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो एक पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हुआ ये कि हरियाणा में पानीपत कोर्ट में चपरासी के 13 पद निकले। 13 पदों के लिए 27,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे, यानी औसत एक पद के लिए 2076 युवा संघर्ष करने पहुंचे। बेरोजगारी का स्तर इतना
है कि आज बीए पास बच्चा ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है। छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हो अपना सब में ट्राई करो, बंदे का लक कहीं भी चल सकता है। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को ही योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। और फिर किसी न किसी राज्य में ऐसी तस्वीर आती है अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए मजबूर नौजवान, क्योंकि सरकारी भर्तियां लटकी रहती हैं, परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती हैं तो रिजल्ट लटकते हैं, परिणाम आया तो कोर्ट केस में भर्ती अटका दी जाती है, संख्या बढ़ती जाती है बेरोजगारों की एक नौकरी के लिए। पवन राठी, पानीपत, आज तक।